हेलो एवरीवन। हमारी आज की अमेंडमेंट क्लास का टॉपिक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इस एक्ट के अंदर लास्ट 1 ईयर में कुछ चेंजेस आए हैं। जो चेंजेस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के थ्रू या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2020 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए, वो दोनों ही अमेंडमेंट, एक्ट की अमेंडमेंट एज वेल एज रूल्स की अमेंडमेंट हमें कवर अप करनी है। और इसके एडिशन में कुछ सेक्शंस एंड कुछ रूल्स जो पहले स्टडी मटेरियल में कवर नहीं थे, वो भी अब हमें कवर अप करने हैं। द रीजन बीइंग, इंस्टीट्यूट ने जो अभी नोटिफिकेशन, जो अभी अमेंडमेंट्स रिलीज की हैं, उन अमेंडमेंट्स में उन्होंने अप टू रूल 23 सारे रूल्स को सिलेबस का पार्ट बना दिया है। वो ऐसा नहीं है कि उन रूल्स में अब अमेंडमेंट्स आई हैं, कुछ अमेंडमेंट तो सिर्फ कुछ ही रूल में है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो अमेंडमेंट रिलीज की है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के अंदर जो अमेंडमेंट्स अवेलेबल हैं, वहां पर देखिएगा सारी के सारे रूल्स को उन्होंने अमेंडमेंट के अंदर डाल दिया। मैं दिखाता हूं आपको वो डॉक्यूमेंट। ये आईसीएआई की वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है अमेंडमेंट्स का। इसमें पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 11 के ऊपर एक नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 695E, डेटेड 10th नवंबर 2020। ये वो नोटिफिकेशन है जिसके थ्रू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2020 इशू हुए थे, जिनकी इफेक्टिव डेट 10th नवंबर 2020 थी। इस नोटिफिकेशन के थ्रू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। नाउ अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इन्होंने कहा रिवाइज्ड रूल, वो रूल जो अमेंड हुए वो रिवाइज, और बाकी जो रिवाइज नहीं हुए वो ओरिजिनल भी हैं, इज गिवन along with the changes highlighted। इसमें इन्होंने रूल 3 से लेकर अप टू रूल नंबर 23 तक सारे रूल्स को कवर अप कर दिया। रूल 3, फिर रूल 4 स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज का, रूल 5 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का, रूल नंबर 6 इंटीमेशन ऑफ रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रिलेटिव्स का, रूल नंबर 6A गिफ्ट्स का, रूल नंबर 7 फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का। इस तरीके से अप टू रूल नंबर 23 सारे के सारे रूल्स को सिलेबस का पार्ट बना दिया गया है, अप टू रूल नंबर 23। तो नाउ अब हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की अमेंडमेंट को, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स की अमेंडमेंट को, इसके साथ साथ जो रूल या सेक्शन पहले सिलेबस का पार्ट नहीं होते थे लेकिन अब सिलेबस का पार्ट बना दिया गया है, उन सबको कवर अप करना होगा। तो अब हमारी जो कवरेज है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, FCRA 2010, इसमें हमें नंबर 1 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 को कवर अप करना है। नंबर 2 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 को कवर करना है। नंबर 3 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन
अमेंडमेंट रूल्स 2020। दो अमेंडमेंट्स जो हैं एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट 2020 से पहले भी आई हैं, वो सब पहले से ही सिलेबस के अंदर डली हुई थी। रूल्स के अंदर भी अमेंडमेंट 2020 से पहले आई थी, वो सब भी सिलेबस में डली हुई थी। अब जो नई चीजें हैं हमारे लिए वो 2020 की अमेंडमेंट्स है। तो नाउ अब हमें बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 as amended by foreign contribution regulation amendment act 2020 and foreign contribution regulation rules 2011 as amended by foreign contribution regulation amendment rules 2020 कवर अप करना है। सो स्टार्ट करते हैं इससे। मैंने आपको जो हमारी वेबसाइट है altclasses.in उसके नॉलेज पोर्टल में अमेंडमेंट सेक्शन के अंदर इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल कराए हैं। ऑब्जेक्टिव ये था कंप्लीट नोट्स को अवेलेबल कराने का कि जो चेंजेस हैं वो चेंजेस है तो कुछ जगह पर तो वो एक एक दो वर्ड के चेंजेस हैं, तो उनको अलग अलग जगह पर लिखता तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आ जाती। तो जहां पर जो चेंज है वो मैंने इस पूरे चैप्टर के अंदर रेड कलर के फॉन्ट में दे दिया है, सो दैट आप कंप्लीट चैप्टर के बेसिस पर जहां जहां अमेंडमेंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से कवर अप कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 18.1 बेसिक्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें एज सच कोई चेंज नहीं। 18.2 डेफिनेशन का, इसमें एज सच कोई चेंज नहीं। हाउएवर जब हम इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में जो इसका मीनिंग है उसके अंदर तीन वर्ड को इसमें डाला गया है। नंबर 1 एक आर्टिकल्स, नंबर 2 करेंसी एंड नंबर 3 सिक्योरिटी। ये तीनों चीजें फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानी जाती हैं। लेकिन यदि कोई आर्टिकल एक पर्सन को एज अ गिफ्ट मिलता है फॉर हिज पर्सनल यूज, यदि उसकी मार्केट वैल्यू इन इंडिया एज ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट एक्सीड नहीं करती एक स्पेसिफाइड अमाउंट को, देन वो कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। तो नाउ वो अमाउंट अर्लियर इट वाज 25,000, लेकिन ये अमाउंट रूल नंबर 6A में स्पेसिफाइड है। लेकिन रूल 6A अमेंड हुआ और इसकी लिमिट 25,000 से इंक्रीज करके 1 लाख रुपीस की हो गई है। सो यदि रिलेटिव से कोई कंट्रीब्यूशन मिलता है, देन यदि उस कंट्रीब्यूशन का अमाउंट रिलेटिव से, कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल, इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल एज अ गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज, तो यदि ये 1 लाख रुपए का अमाउंट है, देन 1 लाख रुपए का अमाउंट है, इट्स ओके। बट यदि ये 1 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन के सारे प्रोविजंस इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो जो लिमिट थी हमारी पहले 25,000 की, नाउ दिस लिमिट रिवाइजेस टू 1 लाख रुपीस। पुरानी अमेंडमेंट है, बट मैं इस सेशन के अंदर जितनी भी अमेंडमेंट है, चाहे वो नवंबर 20 की है या मई 21 की है या नवंबर 21 की है, मैं इन सारी अमेंडमेंट्स को कवर अप कर रहा हूं। ये पुरानी अमेंडमेंट है लेकिन सारी अमेंडमेंट्स मैं कवर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, जिसके अंदर हम सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 को कवर करते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, इसके अंदर कहा गया है कि कौन कौन से पर्सन हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 8 कैटेगरीज है उन पर्संस की, और इसके अंदर जो थर्ड कैटेगरी थी जिसके अंदर जजेस, पब्लिक, जिसके अंदर जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स आते थे, तो उसके अंदर एक वर्ड और ऐड किया कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने, एंड दैट इज पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट, और कोई अमेंडमेंट सेक्शन 3 के अंदर नहीं है। सेक्शन 4 के अंदर एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है। हां, सेक्शन 4 में आपको ध्यान हो तो सेक्शन 4 क्या कहता है,
सेक्शन 4 कहता है कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनके ऊपर सेक्शन 3 के प्रोविजन, जो सेक्शन 3 में प्रोहिबिशन लगाई गई है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने की, वो प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो उसके अंदर एक पर्सन है रिलेटिव। यदि आप रिलेटिव से कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं, इन दैट केस सेक्शन 3 का प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन उस केस में रूल नंबर 6 का प्रोविजन आ जाता है, और रूल नंबर 6 कहता है कि यदि उस गिफ्ट का अमाउंट रिलेटिव से जो कंट्रीब्यूशन मिला वो अमाउंट 1 लाख रुपीज या उससे ज्यादा है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको इन्फॉर्म करना होगा इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन। इस वर्ड को इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन को चेंज किया गया और वर्ड डाल दिया गया है दैट जो रिलेटिव से फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, देन यू नीड टू इन्फॉर्म टू द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऑनलाइन जो वर्ड होता था वो अब इसमें नहीं है। देन रूल नंबर 6A ये क्या कहता है कि यदि कोई आर्टिकल मिलता है एक पर्सन को फॉर हिज पर्सनल यूज जिसकी मार्केट वैल्यू इन इंडिया ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख, इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। ये ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीब्यूशन की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां मैंने ये लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है, और यहां पर ये अमेंडमेंट आपको कवर अप करनी है, रूल नंबर 6A। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर। जब हम सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो सेक्शन 3 में बताया गया है कि कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, और उन पर्सन्स की कैटेगरी में एक कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर दैट आर बीइंग स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5। ये सेक्शन 5 एट सच पहले स्टडी मटेरियल में नहीं था, लेकिन जब इंस्टीट्यूट का नया स्टडी मटेरियल आया तो उसमें इन्होंने इसका सेक्शन नंबर 5 डाल दिया, और इसी सेक्शन 5 के बेसिस पर इसका रूल नंबर 3 है। और रूल नंबर 3 अब जो अमेंडमेंट रिलीज की नवंबर 2021 एग्जाम की, उसके अंदर डाल दिया। तो अब मुझे सेक्शन 5 भी कवर करना है और इसका रूल नंबर 3 भी कवर करना है। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बेस्ड अपॉन देयर एक्टिविटीज, बेस्ड अपॉन देयर आइडियोलॉजी, बेस्ड अपॉन देयर प्रोग्राम्स एक ऑर्डर पास कर सकती है जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिकल नेचर का नोटिफाई कर सकती है। हाउएवर, बिफोर पासिंग सच एन ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू issue a notice to such organization giving a right of representation to them। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा नोटिस मिलता है देन फिर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, स्टेटिंग द रीजंस व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी नोटिफाइड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। बेस्ड अपॉन दैट रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर पास कर सकती है, उसको पॉलिटिकल नेचर का डिक्लेयर कर सकती है। तो ये सब चीजें सेक्शन 5 के अंदर बताई गई है। थ्योरेटिकल टॉपिक है प्योर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू द एक्टिविटीज, आइडियोलॉजी प्रोपेगेटेड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोग्राम्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन may by an order published in the official gazette specify such organization of a political nature not being a political party। However, before making such order, central government is required to give the organization a notice in writing informing the grounds on which the central government proposed this organization to be notified as organization of a political nature। फिर जब ये नोटिस मिल गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, देन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस
this organization is required to give a representation to the central government, giving the reasons for not specifying such organization as an organization of political nature. Central government may entertain the representation even after the expiry of 30 days यदि ये satisfied हो जाती हैं that organization was prevented due to sufficient cause for not submitting the representation within the prescribed period of 30 days. तो यदि sufficient reasons है जिसके कारण CG satisfied है, then after expiry of period of 30 days central government may accept the representation, and after receiving the representation if the central government is of the opinion कि हमें इस representation के ऊपर किसी concerned related authority की report चाहिए, then they may forward the representation to any authority for the purpose of getting a report over it. Central government may, if it consider it appropriate, forward the representation to any authority to report on such representation. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है, अथॉरिटी की रिपोर्ट आ चुकी है. कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन एंड द रिपोर्ट ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट में पास एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग specifying that organization of a political nature not being a political party. Central government, after considering the representation and the report of the authority, specifies such organization as an organization of a political nature not being a political party and make an order accordingly. And this order need to be made within a period of 120 days from the date of the issue of the notice. However, if the notice is not made within the period of specified 120 days, then next 60 days के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस फॉर डिले. Every order that is made under this section shall be made within a period of 120 days from the date of issue of notice, informing the grounds. In case no order is made within the said period of 120 days, the central government shall, after recording the reasons therefore, make an order within a period of 60 days from the expiry of the said period of 120 days. तो ये हमारे सेक्शन 5 के प्रोविजंस थे, एंड ऑन दिस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 रूल 3 है जिसके अंदर गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी. प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, मुझे लगता नहीं है कि वैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से फाइनल लेवल के एग्जाम पर पूछे जाने चाहिए, बट स्टिल मैं एक बार आपको रीड करा देता हूं. लर्निंग ही करनी पड़ेगी, रट्टा लगाना पड़ेगा, समझने वाली तो कुछ चीजें इसमें है नहीं. सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल नेचर का स्पेसिफाई कर सकती है इन ग्राउंड्स के बेसिस पर. नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन के मेमोरेंडम या बाय लॉज के अंदर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड है, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. अवॉर्ड मतलब रिफ्लेक्ट होना. कोई ट्रेड यूनियन है जिसके ऑब्जेक्टिव में पॉलिटिकल गोल्स को प्रमोट करने की एक्टिविटीज इंक्लूडेड है. वॉलंटरी एक्शन ग्रुप जिनका ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल नेचर का है या जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं. फ्रंट और मास ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्टूडेंट यूनियंस, वर्कर यूनियंस, यूथ फोरम एंड वुमेन विंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियंस, यूथ बेस्ड ऑन कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, लैंग्वेज which is not directly aligned to a political party, लेकिन जिसका ऑब्जेक्टिव एज पर देयर मेमोरेंडम और बायलॉज या एक्टिविटीज जो हमें पता चलती हैं बेस्ड अपॉन द मटेरियल एविडेंसेस कलेक्टेड includes the steps towards advancement of political interests. या any organization by whatever name called which habitually engages in or employs common methods of political action. इस लाइन के थ्रू गवर्नमेंट खुद कह रही है ये चीजें तो पॉलिटिकल होती हैं, पब्लिक अपने आप नहीं करती. बंद कराना ये पॉलिटिकल ही है. हड़ताल, रास्ता रोको, रेल रोको, जेल भरो,
तो ये सारी चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को हैबिचुअली इस तरीके की एक्टिविटीज में जेल भरो, रेल रोको, हड़ताल, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिकल नेचर का, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी बट पॉलिटिकल नेचर का स्पेसिफाई किया जा सकता है। हाउएवर गवर्नमेंट को लगा हाँ कुछ ज्यादा हो गया ये, इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2020 के थ्रू एक अमेंडमेंट डाली और इसमें एक सब रूल दिया और कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्लॉज 5 और 6 में बताई गई है, मींस ये दोनों, इनको पॉलिटिकल नेचर का माना जाएगा यदि ये एक्टिव पॉलिटिक्स या किसी पार्टी का ग्रुप है, पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेटेड है। लाइक जैसे कोई बंद होता है, बंद कौन करा रहा है? कोई ऑर्गेनाइजेशन करा रही है। ओके, अब ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ये मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पर्टिकुलर विंग है जो इस हड़ताल को करवा रहा है, तो ठीक है, वो विंग भी पॉलिटिकल नेचर का मान लिया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 5 रेड विद रूल नंबर 3 है कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ड अपॉन देयर एक्टिविटीज, बेस्ड अपॉन देयर आइडियोलॉजी, बेस्ड अपॉन देयर प्रोग्राम्स स्पेसिफाई कर सकती है दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, हाउएवर इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। और जब ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल नेचर का स्पेसिफाई किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर भी कवर होती हैं। दैट मींस ये ऑर्गेनाइजेशन भी कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं ड्यू टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 के अंदर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। इसके अंदर एज सच कोई भी चेंज नहीं है। हां, जब हम फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की रिसीविंग की बात करते हैं और इसका रूल नंबर 6 आ जाता है, तो यदि कोई पर्सन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को अवेल करना चाहता है, दे नीड टू इन्फॉर्म टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन, ऑनलाइन वर्ड यहां भी हटा दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये एक छोटी सी अमेंडमेंट रूल नंबर 7 में है। दूसरी अमेंडमेंट, इमरजेंसी मेडिकल एड के केस में ड्यू टू सडन इलनेस, पहले 60 डेज का पीरियड था जो सेक्शन 6 से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता था। सेक्शन 6 में 1 मंथ का पीरियड था, रूल 7 में 60 डेज का पीरियड था, तो अब इसको भी यूनिफॉर्म कर दिया गया। 1 मंथ के अंदर अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये रूल नंबर 7 के दो छोटे छोटे चेंज हैं कि आपको जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी अवेल करने के लिए एप्लीकेशन देनी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सीजी को देनी है, और इमरजेंसी मेडिकल एड ड्यूरिंग द विजिट अब्रॉड, उस केस में यदि आपने कोई फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब इसके अंदर गाइडलाइंस आ गई। अब ये गाइडलाइंस क्या आ गई? गाइडलाइंस फॉर कंसीडरेशन ऑफ प्रपोजल्स फॉर एक्सेप्टिंग द फॉरेन हॉस्पिटैलिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ एफसीआरए, कि यदि कोई फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को अवेल करने की एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, देन कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको किन ग्राउंड्स पर कंसीडर करे। एज पर रेगुलेशन 6 ऑफ द गाइडलाइंस फॉर कंसीडरेशन ऑफ प्रपोजल्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ये केसेस जो नीचे स्पेसिफाई है नीड नॉट बी सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन। अब ये कौन कौन से केसेस हैं? नंबर 1, यदि प्रपोज्ड फॉरेन विजिट का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने बियर करना है, इन दैट केस आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी अवेल करने के लिए सीजी को कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। नंबर 2,
यदि प्रपोज्ड फॉरेन विजिट एक पर्सन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है और सारा खर्चा खुद कर रहा है, ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं। यदि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक इंडियन नेशनल प्रोवाइड कर रहा है जो रहता है फॉरेन कंट्री में, या आप जो अमाउंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की फॉर्म में, दैट इज बेसिकली अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एनी सैलरी, फी और रेम्यूनरेशन, इट्स ओके। केसेस इन्वॉल्विंग फंडिंग that is offered by specified agencies or organizations, cases involving visits that are undertaken by the members of Indian parliamentary delegation under a bilateral exchange, जब दो देशों के बीच में डेलीगेशंस की मुलाकात होती है किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, डीलिंग को लेकर, तो उस डेलीगेशन के जो मेंबर्स हैं, उस डेलीगेशन के जो मेंबर्स हैं, ओके, उनके लिए कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। केसेस इन्वॉल्विंग विजिट्स दैट आर बीइंग अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ अ बायलैटरल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री कंसर्न, एंड इस विजिट को अप्रूव किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विजिट क्या, बेसिकली उसके खर्चे को। Cases involving long-term, short-term foreign training courses approved by the Ministry of Personnel Training and Public Grievances। तो अगेन अब इसके अंदर जितने भी ये 8 पॉइंट आ गए, इन पॉइंट्स के अंदर ऐसा कुछ समझने वाला तो नहीं है, बट ये इनके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, कोई केस स्टडी भी बन सकती है कि पहले प्रोविजन दे दिया जाएगा कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की को अवेल करने की अप्रूवल चाहिए। However, इस अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किन केसेस में। अब आपको ये 8 केसेस याद होने चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज सेक्शन 7 का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के थ्रू आया था। क्या एक पर्सन जिसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, क्या ये पर्सन फॉरेन कंट्रीब्यूशन को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है? अर्लियर देयर वाज प्रोविजन, यस, कर सकता है। वो दूसरा पर्सन, उसके पास भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, प्रायर परमिशन के प्रोविजंस थे, बट जब ये अमेंडमेंट आई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसमें सेक्शन 7 अमेंड हो गया और कहा गया नो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट है और जिसने प्रायर परमिशन ले रखी है, ये ध्यान है आपको सेक्शन 11 के अंदर, सेक्शन 11, 12 जिसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रायर परमिशन के प्रोविजंस की बातें की गई हैं, तो उसने कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, ठीक है, ये पर्सन तो कर ही सकता है, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं कर सकता ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन। दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। तो सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट चेंज है। क्या एक पर्सन who is having a certificate of registration or who is having a prior permission obtained from the central government to receive the foreign contribution, तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर सर्टिफिकेट और प्रायर परमिशन एक पर्सन ने रिसीव कर रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है, वेदर दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन, सेक्शन 7 ने क्लियरली मना कर दिया, नहीं कर सकते, नो नो नो। नेक्स्ट, restriction to utilize the foreign contribution for administrative purpose। आपने पहले पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो लिमिट स्पेसिफाई की गई थी दैट वाज 50%, लेकिन इस लिमिट को भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने चेंज कर दिया और नाउ अब ये लिमिट 50% की जगह 20% है।
पुरानी अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन मैं इस अमेंडमेंट सेशन के अंदर सारी अमेंडमेंट्स को, चाहे वो नवंबर 20 के अटेम्प्ट में आई थी या मई 21 के अटेम्प्ट में आई थी या नवंबर 21 के अटेम्प्ट में आएंगी, मैंने इन सारी अमेंडमेंट्स को ही मैं कवर अप कर रहा हूं और ये सारी अमेंडमेंट रेड कलर के फॉन्ट के अंदर इस डॉक्यूमेंट में। तो जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की लिमिट होती थी 50% की, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 20%, और 20% से ज्यादा के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी विल बी रिक्वायर्ड। नाउ अब इसके बाद पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का मीनिंग एज सच कवर नहीं किया गया था हमारे स्टडी मटेरियल में, लेकिन अब जो अमेंडमेंट रिलीज की है आईसीएआई ने, उसमें क्योंकि सारे के सारे रूल हैं, तो रूल नंबर 5 जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा, वो भी इसके हमारे सिलेबस में डाल दिया गया है। तो नाउ अब रूल नंबर 5 पढ़ लेते हैं। टॉपिक अगेन वही है जिसमें लर्निंग या क्रैमिंग कह लो, वो चीजें आएंगी। अमाउंट दैट कॉन्स्टिट्यूट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। नंबर 1, सैलरी, wages, traveling expense or any remuneration of members of the executive committee or governing council of the person. All expense towards hiring of personnel, किस लिए? For management of the activities and salary, wages or any kind of remuneration including cost of travel of such personnel. All expense related to consumable like electricity, water charge, telephone charge, postal, repairs to premise from where the organization or association is functioning, stationery, printing charges, transport, travel charges by the members of the executive committee or governing council, या ऑफिस इक्विपमेंट के खर्चे जनरल है सारे। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर एंड एडमिनिस्ट्रिंग द फंड्स, रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, कॉस्ट ऑफ राइटिंग एंड फाइलिंग रिपोर्ट्स, लीगल प्रोफेशनल चार्ज, रेंट ऑफ प्रीमाइसिस, रिपेयर टू प्रीमाइसिस एंड एक्सपेंस ऑन एनी अदर यूटिलिटी। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट बनेंगे, लेकिन 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर कहा गया कि इन 2 खर्चों को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी और रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सोनल हु आर एंगेज्ड इन ट्रेनिंग और कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ फील्ड डाटा ऑफ एन एसोसिएशन दैट इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन रिसर्च और ट्रेनिंग। Expenses incurred directly in furtherance of stated objectives of welfare-oriented organizations like salary to doctors of hospital, salary to teachers of school, it will not be considered as an administrative expenses. So, यदि कोई रिसर्च या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, तो फील्ड डाटा के कलेक्शन के लिए, उसकी एनालिसिस के लिए जो पर्सन ट्रेनिंग में एंगेज्ड है, उनकी सैलरी रेम्यूनरेशन, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं है। कोई हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हॉस्पिटल के केस में डॉक्टर्स की सैलरी, नर्सिस की सैलरी, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के केस में टीचर्स की सैलरी, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ये रूल नंबर 5 के अंदर पॉइंट्स को कवर अप किया गया है। इसके बाद फिर सेक्शन 9 में एज सच कोई चेंज नहीं है, सेक्शन 10 में कोई चेंज नहीं है। हां, जो सेक्शन 10 था उसके ऊपर एक रूल है, रूल नंबर 8, वो सिलेबस के अंदर अब इंक्लूड हो गया है। सेक्शन 10 क्या कहता था कि यदि एक पर्सन की कस्टडी में कोई भी आर्टिकल है, करेंसी है, सिक्योरिटी है, इंडियन है, फॉरेन है, जो उस पर्सन ने इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशंस के थ्रू ली है, वो इनको पे नहीं कर सकता, डिलीवर नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, डील नहीं कर सकता। मैं पहले सेक्शन 10 पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद आपको रूल 8 कवर अप करा दूंगा। Where the CG is satisfied
that any person has in his custody any article, currency or security, whether Indian or foreign, accepted in contravention of any of the provisions of this act, it may by order in writing prohibit such person from paying, delivering, transferring or otherwise dealing with such article, currency or security. A copy of such order shall be served upon the person so prohibited in the prescribed manner and the provision of section 7 of UAPA Act shall apply. अब वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है वो सारा का सारा रूल नंबर 8 के अंदर दिया हुआ है. चल अगेन थ्योरेटिकल टॉपिक है. अभी देखोगे जितनी अमेंडमेंट्स है मोस्टली थ्योरेटिकल है एक्सेप्ट दो लिमिट जो एक रूल नंबर 6A के अंदर चेंज हुई थी 25,000 से 1 लाख रुपए और जो सेक्शन 8 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की लिमिट चेंज हुई 50% से 20%. रूल 8 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी. अच्छा एक चीज और, जब आप इंस्टीट्यूट के इस नोटिफिकेशन को देखते हैं तो इसमें इन्होंने क्या किया, सारे के सारे रूल सीक्वेंस वाइज लिख दिए. रूल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. लेकिन कौन सा रूल कौन से प्रोविजन मींस एक्ट के कौन से सेक्शन के साथ चलेगा ऐसा इन्होंने नहीं बताया. तो ये नोट्स जिसमें से मैं आपको करा रहा हूं ये आपको हेल्प करेगा इन चीजों के लिए कि कौन सा रूल किस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ एप्लीकेबल है. जैसे अभी मैंने आपको रूल नंबर 4 और 5 ये बताए, ये दोनों सेक्शन 8 के साथ है. उससे पहले रूल नंबर आपको बताया था 3, वो सेक्शन 5 के साथ था. रूल नंबर 6 एंड 6A बताए थे वो सेक्शन 4 के साथ थे. अब जो रूल नंबर 8 करा रहा हूं वो सेक्शन नंबर 10 के साथ. तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो खाली रूल पर तो आएगा नहीं, जनरली चांसेस होते हैं एक्ट का सेक्शन और रूल्स दोनों के ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन होता है वो. तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रूल कौन से सेक्शन के प्रोविजन के साथ एप्लीकेबल होगा. तो इस रेफरेंस में आपको ये नोट्स हेल्प करेंगे. द प्रोहिबिटरी ऑर्डर shall be served on the person in the following manner. आप ये ऑर्डर डिलीवर कर दीजिए, टेंडर कर दीजिए उसी पर्सन को या उसके ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट को, या रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू भेज दीजिए, स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए. कहां पर, उसके लास्ट नोन रेजिडेंस पर, या फिर प्लेस वेयर ही कैरी ऑन और इज नोन टू हैव लास्ट कैरीड ऑन द बिजनेस, और द प्लेस वेयर ही पर्सनली वर्क फॉर गेन और इज नोन टू हैव लास्ट वर्क फॉर गेन. एंड इन केस द पर्सन इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, लास्ट नोन एड्रेस, जो उस पर्सन का लास्ट नोन एड्रेस है. तो मोड क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट. इंडिविजुअल है तो उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर, या वो प्लेस जहां पर वो पर्सनली वर्क करता है फॉर गेन, या लास्ट नोन जो हमें पता है कि यहां पर उसने काम किया था. इफ इट कैन नॉट बी सर्व्ड इन द मैनर एफरसेड, डिलीवर नहीं किया जा सका, एफिक्स करा दिया जाए ऑन द आउटर डोर और सम अदर कंस्पिक्युअस पार्ट ऑफ द प्रीमाइस इन विच दैट पर्सन रिजाइड, रेजिडेंस पर. कैरी ऑन और इज नोन टू हैव लास्ट कैरीड ऑन बिजनेस, जो ऊपर भी बात की. तीसरा, जहां पर वो पर्सनली काम करता है फॉर गेन और इज नोन टू हैव लास्ट वर्क पर्सनली फॉर गेन. In case of an organization or association, on the outer door or some other conspicuous part of the premise in which the office of that organization or association is located or is known to have last located, and the written report thereof should be witnessed by at least 2 person. 2 person की विटनेस ले लो कि हाँ ये चिपकाया गया था. तो ये रूल नंबर 8 है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर
को सर्व करने का मैनर, किस तरीके से प्रोहिबिटरी ऑर्डर को सर्व किया जा सकता है। सो ये हमारी अमेंडमेंट थी एज टू सेक्शन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड देयर रिलेटेड रूल्स। तो इस सेशन में हम इतना ही कवर अप करेंगे, बाकी की इसकी जितनी अमेंडमेंट्स हैं वो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो इस सेशन को करते हैं ओवर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।